हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 13 होने वाला है, जेई एक्सप्रेसवे सीरीज का। तो अगर तुम 11 के लेक्चर्स भी फॉलो कर रहे हो, तुम्हें अब तक पता चल गया होगा कि हमने फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज किया है सीरीज के। तो बहुत लोग बोल रहे थे एरोडोप की प्रॉब्लम्स कराने को, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि अब हम जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जितनी भी रेलेवेंट प्रॉब्लम्स होंगी एरोडोप की बुक में, वो हम साथ साथ लेक्चर्स में ही करते चलेंगे। तो फर्स्ट हाफ हमारा बेसिकली थ्योरी होगा और उसके बाद हम उसी पे बेस्ड एरोडोप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ऐसे करते करते जितने भी एरोडो के रेलेवेंट क्वेश्चन हैं हम सारे ही कवर कर लेंगे। तो आई होप जितना लास्ट क्लास में पढ़ाया था वो तुमने अच्छे से पढ़ रखा है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को। लास्ट टाइम हमने कुछ चार्ज की प्रॉपर्टीज देखी थी और हमने कहा था आगे कुछ लेक्चर्स में हम अलग अलग बॉडीज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे गॉस लॉ को यूज करके। तो लास्ट टाइम हमने हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर की बात की थी, मतलब एक ऐसा कंडक्टर जिसके केवल सरफेस स्फेरिकल कंडक्टर जिसके केवल सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। बट अब हम बात करने वाले ऐसे कंडक्टर्स की, मतलब वो भी स्फेरिकल कंडक्टर ही है बट अब पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ऐसे कंडक्टर के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे गॉस लॉ को यूज करके, चलो देखते हैं। तो हेडिंग डाल सकते हो तुम लोग उसी में जिसमें अलग अलग बॉडीज की हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो उसमें लिख सकते हो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्फेरिकल वॉल्यूम, इन अ स्फेरिकल वॉल्यूम। तो आओ देखते हैं। तो बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं कि इस तरीके का एक कंडक्टर है हमारे पास, सॉलिड स्फीयर टाइप का। बेसिकली तुम समझ सकते हो, अगर तुमने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा तो तुम इसको एक सॉलिड, जैसे उसमें पूरे में मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो उस तरीके से, वैसे इसमें पूरे में चार्ज है। तो सॉलिड कंडक्टर टाइप का ऐसा समझ सकते हो। तो इस तरीके से पूरे वॉल्यूम में इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन देखो कांस्टेंट, मतलब पूरे टाइम यूनिफॉर्म डेंसिटी के साथ भी हो सकता है या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। अभी हम यूनिफॉर्म वाला केस ले रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म में भी हमने पहले बात कर रखी है कि नॉन यूनिफॉर्म वाले में भी अगर जो उसकी डेंसिटी है वो रेडियल डिस्टेंस से सेंटर के अलोंग वेरी कर रही है, तो उस केस में भी हम जो है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि वो भी स्फेरिकल सिमेट्री में ही आता है। ये हम बात पहले कर चुके हैं, बट अभी हम जो बात करने वाले हैं वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। तो बेसिकली जो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है वो है रो और इस स्फीयर का रेडियस है आर। इतनी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है अलग अलग पॉइंट्स पे। तो बेसिकली तीन तरह के पॉइंट्स हो सकते हैं। एक तो इसके इनसाइड का पॉइंट, ये ऐसा है ना, यानी कि ई बार इनसाइड लिखेंगे हम। एक तो एक इसके सरफेस पर पॉइंट हो सकता है, तो वो ई बार सरफेस हो जाएगा। और एक इस तरीके का कोई आउटर पॉइंट हो सकता है, ई बार आउटसाइड। तो ये तीन तरह की पॉसिबिलिटीज है, तो तीनों को हम एक एक करके देखेंगे। तो पहले इनसाइड के लिए देख लेते हैं। तो इनसाइड कोई एक पॉइंट पकड़ो, चलो मैं यही वाला ले लेता हूँ, है ना। तो इसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस इस तरीके से बनाएंगे आर रेडियस की, ठीक है। ये हो गई, जिसका सेंटर तो सेम ही होगा, तुम्हारे स्फीयर के सेंटर के अलॉन्ग ही होगा। और इसका रेडियस होगा, ये हम लिख देते हैं स्मॉल आर, ठीक है। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं अंदर के किसी भी जनरल पॉइंट के लिए। तो इसके लिए हम इस गॉसियन सरफेस की अगर हम बात करें, इसके लिए हम गॉस लॉ लिखते हैं, तो हम लिखेंगे, हाँ तो यार इसके लिए हम गॉस लॉ लिखते हैं तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, सॉरी, इंटीग्रेशन ई बार इन, एक मिनट ऐसे लिखता हूँ, डॉट डी एस बार, ये हो जाएगा तुम्हारा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो जो अंदर चार्ज होगा इसके, उसको तुम सिंपली लिख सकते हो क्यू इन जो है इस केस में, ठीक है। तो क्यू इन जो है वो होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस छोटा वाला पिंक कलर से जो मैंने स्फीयर बनाया है उसका। तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा वो, ठीक। ये हो गया। तो इसको हम लिखते हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ई इन डॉट डी एस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बेसिकली ये हमें पहले से पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें भी ऐसे रेडियली आउटवर्ड ही होता है। तो ऐसे ही होगा हर पॉइंट पर, ऐसे तुम देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इवन सरफेस वाले पॉइंट पर भी ऐसा ही होगा और हर जगह ऐसे ही रेडियली आउटवर्ड ही तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बेसिकली, कहने का मतलब, ठीक है। ये रेडियली आउटवर्ड ही होगा। तो जो तुम्हारा ई इन डॉट डी एस हमें लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ई इन और डॉट डीएस, यानी कि एंगल तो 0 cos 0 1 हो जाएगा डीएस, और
ई इन के पीछे एंगल 90 सॉरी 0 डिग्री है, मतलब दोनों एक ही लाइन में है, तो cos 0 1 हो जाएगा। और ds यानी कि इस छोटे वाले सरफेस का मतलब छोटा वाला जो हमने गॉसियन सरफेस दिया इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना होगा, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ये ध्यान देना क्योंकि स्मॉल आर रेडियस का ही हमारा छोटा वाला गॉसियन सरफेस है। तो ये हो गया। और ये हो जाएगा तुम्हारा किसके बराबर, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ये रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। बस अब इसके बाद क्या करना है, बस सिंप्लीफाई करना है इसको। तो ये आर स्क्वायर तुम्हारा यहाँ से कट जाएगा, केवल आर बचेगा राइट साइड में, 4 से 4 काट दो, पाई से पाई काट दो, तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनका वैल्यू आएगा वो होगा रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड। और बेसिकली डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन यही आर कैप के अलॉन्ग होगी, तो ये डायरेक्शन को हम आर कैप बोलते हैं, तुम भी जानते हो। इसको हम आर कैप डायरेक्शन बोलते हैं, मतलब रेडियली आउटवर्ड्स डायरेक्शन उस पॉइंट पर। तो आर कैप के अलॉन्ग ही होगी, तो इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है, वेक्टोरली अगर लिखना चाहो तो वो हो जाएगा तुम्हारा रो स्मॉल आर बार बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी तुम याद रख सकते हो। ठीक, ये हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा इनसाइड पॉइंट के लिए। तो अच्छा, इसको एक और फॉर्म में याद रखते हैं, ठीक है। तो वो होता है चार्ज के फॉर्म में। तो इसमें तुम बेसिकली क्या करोगे कि जो तुम्हारा ये था, ठीक है, तो रो तुम्हारा क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पूरे स्फीयर के लिए, तो टोटल चार्ज स्फीयर पे सपोज क्यू है। हाँ, तो यार मैं ये कह रहा था कि कई जगह पर क्या होता है ना कि ये चार्ज डेंसिटी के बजाय तुम्हें स्फीयर पर टोटल चार्ज दे देगा। अगर चार्ज डेंसिटी दिया था तो तुम ये फॉर्म यूज करोगे, बट अगर सपोज रो आर के बजाय तुम्हें क्यू और आर दिया हुआ है, क्यू का मतलब है चार्ज जो टोटल पूरा टोटल चार्ज जो इस स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर तुम्हें ये दिया है तो तुम क्या करोगे, तो सिंपली तुम्हें क्या करना है उस केस में, रो डिफाइन कर लो। तो रो तुम्हारा क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, क्योंकि टोटल स्फीयर का वॉल्यूम तो कैपिटल टोटल स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, तो ये टोटल वॉल्यूम ये हो जाएगा। इसको इसमें पुट कर दो तो देखो क्या बनता है। तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है वो बनेगा तुम्हारा, रो की वैल्यू रखूंगा मैं क्यू अपॉन 4/3 पाई r क्यूब इंटू में ये तुम्हारा आर बार था, ठीक है, ये वैक्यूरली लिख देता हूँ, अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है। ये तो इस 3 से ये 3 चला जाएगा, क्लियरली दिख रहा है। ये तुम्हारा बनेगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू आर बार, ये बनेगा तुम्हारा ई बार एन, ठीक है। ये है। तो इस तरीके से भी अगर तुम्हें टोटल चार्ज दिया हो तो इस फॉर्म में याद रख सकते हो, ठीक है। अब जरा आउटसाइड पॉइंट की बात करते हैं, सरफेस पर हम लास्ट में आएंगे, उसका एक रीजन है क्यों बताता हूँ, ठीक है। तो अब जरा हम आउटसाइड पॉइंट की बात करते हैं, तो एक बार फिर से स्फीयर बना लेते हैं, उस वाले में करेंगे तो थोड़ा ज्यादा वो हो जाएगा। तो सपोज ये स्फीयर है, फिर से बना लेते हैं, है ना। इस तरीके से इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बोलूंगा कि आज ये पढ़ने के बाद तुम जाना और एक बार इसको बिना पेन उठाए खुद से डिराइव करने की कोशिश करना, इनसाइड पॉइंट्स, आउटसाइड पॉइंट्स और सरफेस पॉइंट्स के लिए, बिना वीडियो देखे, अभी जितना पढ़ा उसके बेसिस पे। अगर तुम खुद से कर लेते हो तो तुम इसको समझा, मतलब अगर तुम इसको खुद से कर लेते हो तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसके बाद तुम इसके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को भी इजिली कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, अब हमने कोई आउटसाइड पॉइंट लिया, सपोज सपोज ये एक पॉइंट है पी, जो कि आउटसाइड है और सेंटर तो ये था ही। तो इस रेडियस को लेकर के अब हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके की। एक मिनट, अभी इसको ढंग से बनाता हूँ मैं। हाँ, ये हो गई हमारी गॉसियन सरफेस, ठीक है। इसके लिए गॉस लॉ लिखते हैं, है ना। तो इंटीग्रेशन ई आउट बार डॉट डीएस बार, वो तो फिर तुम्हें पता ही है कि सेम ही एंगल है, सेम ही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही होगा ना, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। ये हो जाएगा। और ये तुम्हारा होगा क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, लिख देते हैं भाई, ठीक है, हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई आउट और डीएस यानी कि ये बड़े वाले स्फीयर का एरिया हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। स्मॉल आर क्यों, क्योंकि इस बड़े वाले रेडियस का तो स्मॉल आर ही रेडियस है और कैपिटल आर इस टोटल बॉडी का रेडियस है, ठीक है। तो ये स्मॉल आर ही रहेगा, ठीक है। ई आउट इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि हम आर डिस्टेंस दूर पर देख रहे हैं जो कि पॉइंट हमारा सरफेस के बाहर है, इज इक्वल टू क्यू इन। तो अंदर चार्ज कितना होगा तुम्हारा, वो हो जाएगा तुम्हारा रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। कैपिटल आर का क्यूब क्यों, क्योंकि ये कैपिटल आर रेडियस तक ही तुम्हारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इससे ऊपर का कोई भी पॉइंट लोगे, यहाँ यहाँ तो ये सब खाली पॉइंट्स है ना, यहाँ पर कोई चार्ज तो है नहीं, तो इन पर चार्ज नहीं है।
तो बेसिकली ये होगा तुम्हारा टोटल इनसाइड चार्ज। बस यही एक पॉइंट था यहाँ पर कैच करने का, अगर तुमने समझ लिया है तो अब तुम इजीली डिराइव कर लोगे फिर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले जो जो कट रहा है ये काट दूं, आर स्क्वायर से ये, अरे नहीं इसमें नहीं कटेगा, सॉरी यही तो फर्क है। ठीक है, ये नहीं कटेगा, 4 पाई दोनों तरफ कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो ई आउट जो तुम्हारा निकल करके आएगा यहाँ से वो आएगा रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। ये होगा इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होगी, वही आर कैप के अलोंग। तो अगर तुम्हें वेक्टोरली लिखना है तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल टू रो आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू आर बार, या तो ऐसे लिख लो, या फिर एक और तरीका है। ये सब हम बेसिकली वेक्टर्स का, वेक्टर से खेल रहे हैं एक तरीके से, ये हमने कूलम्स लॉ के टाइम पर भी किया था। तो जगह रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जो पहले हमने मैग्नीट्यूड निकाला, इंटू आर कैप, ये भी एक तरीका है। तो ये तुम्हें कोई भी तरीका जो पसंद आए उससे याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आउटसाइड पॉइंट्स के लिए। ठीक, तो और इसको भी अगर हमें टोटल चार्ज के फॉर्म में लिखना हो तो वो देखते हैं। तो रो को हम लोग क्या रख दें, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये है, इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो हम लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी क्या कर रहा हूँ, हाँ क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया रो, इंटू आर क्यूब और बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल, तो इस आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट, है ना, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, तो ये तुम्हारा बचेगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा ई आउट। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये पॉइंट चार्ज की तरह नहीं दिख रहा है बिल्कुल। मतलब अगर एक पॉइंट चार्ज तुम इस सेंटर पर रख देते जिस पर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू होता, तो उसके लिए भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होती। तो फॉर आउटर पॉइंट्स ये जो है तुम्हारा एक, ये भी तुम्हारा एक क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, जैसे कि तुम्हारा शेल भी कर रहा था। तो तुम इसको लिख सकते हो कि फॉर आउटर पॉइंट्स, यहाँ से एक पॉइंट लिख लो, फॉर आउटर पॉइंट्स it also behaves like a point charge, it also behaves like a point charge situated at the center of the sphere, at the center of the sphere। ठीक, तो हमने बेसिकली अभी तक क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने यहाँ पर इनसाइड पॉइंट के लिए कैलकुलेशन कर ली, आउटसाइड पॉइंट के लिए कैलकुलेशन कर ली, अब सरफेस की बारी। तो सरफेस के लिए मैं कहूंगा तुम एक बार इनसाइड वाले में वैल्यू रख के देखो और आउटसाइड वाले में वैल्यू रख के देखो क्या हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम इनसाइड वाला फॉर्मूला लेते हैं, जो हमारा इनसाइड का एक्सप्रेशन निकल करके आया है। तो हमारा ई इनसाइड क्या था, डायरेक्शन अब ऑब्वियस है यार, मैं बार बार नहीं लिख रहा। ठीक है, तो वो आर कैप के अलॉन्ग ही होगी हमेशा, तो वो है तुम्हारा, ये हमने निकाला था ना, रो आर बार बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, या रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से मैग्नीट्यूड लिखते हैं। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, एंड फॉर सरफेस पॉइंट्स, फॉर सरफेस पॉइंट्स जो कि सरफेस पर पॉइंट है, तुम्हारा जो रेडियस होगा वो कैपिटल आर नहीं हो जाएगा। देखो, सरफेस पॉइंट पर रेडियस तुम्हारा बेसिकली कैपिटल आर हो जाएगा। तो वही हमें बस यहाँ पे इसमें इस एक्सप्रेशन में कैपिटल आर पुट करना है वैल्यू। तो तुम्हारा जो इनसाइड पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो था उसी से तुम्हारा ई सरफेस निकलेगा। तो ई सरफेस अगर हम इस एक्सप्रेशन से ले आए तो ये हो जाएगा तुम्हारा रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये हो गया। अब जरा एक बार आउटसाइड वाला एक्सप्रेशन लो और उसमें भी रख करके देख लो सेम चीज। आउटसाइड वाला एक्सप्रेशन क्या है, रो आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो आउटसाइड का हमने क्या लिखा था, रो आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें भी वही, पुट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर फॉर सरफेस पॉइंट्स, है ना, फॉर सरफेस पॉइंट्स। तो क्या होगा, तुम्हारा जो ई सरफेस बनेगा वो बनेगा रो आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ये इससे कट जाएगा और ये भी निकल करके आएगा रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो तुम्हारे दोनों से ही सेम आ रहा है, मतलब फंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम्हारा कॉन्टिन्यूस है। तो सरफेस पर तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड यही हो जाएगी, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो
हो गया है ये, हमने तीनों तरह के पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली कैलकुलेट कर ली। तो इसको अगर तुम समराइज करना चाहते हो तो मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, बाकी तुम इसको एक बार खुद से डिराइव करना, ठीक है। तो इनसाइड पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारी रो स्मॉल आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और आउटसाइड पॉइंट्स के लिए है तुम्हारा रो कैपिटल आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, नहीं एक मिनट, सही लिख रहा हूँ, रो आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, रो आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। और डायरेक्शन दोनों की अगर तुम इसको वेक्टोरली लिखना चाह रहे हो तो मैं एक मिनट ऐसे लिख देता हूँ, वेक्टोरली तुम्हारा इसमें आर कैप लगा दो, इसमें भी आर कैप लगा दो, तो ये हो गया। और सरफेस पॉइंट्स दोनों से ही तुम निकाल सकते हो, तो सरफेस पे तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। और ये भी अगर वेक्टोरली लिखना है, वही आर कैप डायरेक्शन, ठीक। तो ये हो गया, तीनों पॉइंट्स के लिए हमने डिराइव कर लिया। अब एक बार इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना लेते हैं यहीं से, ठीक। सपोज ये तुम्हारा स्फीयर है इस तरीके का, वही रो डेंसिटी से आर रेडियस पर चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। ये इसका सेंटर है, यहाँ से नीचे लो इस तरीके से। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया तुम्हारा बेसिकली स्मॉल आर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस पॉइंट तक, मतलब जो ये सरफेस वाला पॉइंट है तुम्हारा, यहाँ तक कैसा वेरिएशन है। तो इस तक तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन अलग है। खैर सरफेस पर क्या वैल्यू है, रो कैपिटल आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, तो उसको मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ, रो कैपिटल आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट है। तो ये तो सेम ही, ये पॉइंट तो रहेगा कर्व पर। अब इनसाइड पॉइंट के लिए ये एक्सप्रेशन है जो कि y इक्वल टू एम एक्स टाइप का दिख रहा है, क्योंकि ई और कैपिटल आर लीनियरली वेरी कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ई और कैपिटल आर लीनियरली वेरी कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन होगा सिमिलरली, मतलब ये दिख ही रहा है स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि y इक्वल टू एम, ये तुम स्लोप मान लो, और ये एक्स, y इक्वल टू एम एक्स टाइप का फंक्शन है, तो ये स्ट्रेट लाइन है। तो ठीक है, और आर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। और अगर आर कैपिटल आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट है, तो वो यहाँ से दिख भी रहा है। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन होगी इसमें, तुम्हारा जो ग्राफ होगा यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट के इनसाइड पॉइंट्स के लिए ऐसा रहेगा। इसके आगे तो यार भाई रो आर क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पॉइंट लाइक चार्ज की तरह वेरी कर रहा है, तो स्मॉल आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा, तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली इसके आगे का ग्राफ तुम्हारा ऐसा ही हो जाएगा जैसा पॉइंट चार्ज के लिए भी होता था, ये। तो ये होगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस स्मॉल आर का ग्राफ फॉर सॉलिड स्फीयर। तो ठीक है यार, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी बात कर ली है, ठीक है। अब एक चीज और, शायद मैंने पोटेंशियल के टाइम पे इस सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल नहीं पढ़ाया था, वो छोड़ दिया था, तो उसको भी हम यहीं पर देख लेते हैं। तो पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, पोटेंशियल, है ना, ठीक है। तो ऐसा है कि हमने एक चीज तो डिफाइन कर लेते हैं, फॉर आउटर पॉइंट्स ये पॉइंट लाइक चार्ज की तरह ही बिहेव करता है। तो आउटर पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो वही होगा के क्यू बाई आर, जो कि हमारा मतलब पॉइंट लाइक चार्ज के लिए होता है। तो इसको मैं बेसिकली लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय, तो ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात होती है इनसाइड पॉइंट की। स्फेरिकल शेल में हमने बात की थी कि इनसाइड पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है एज द सरफेस पोटेंशियल, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम कैसे डिराइव करेंगे उसको वो देखते हैं, ठीक है, आओ। तो एक चीज हमने पढ़ी थी जब हमने पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो माइनस डीवी बाई डी एक्स होता है, ये अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है। तो पोटेंशियल को अगर हम या माइनस डीवी बाई डी आर कह लो, माइनस डीवी बाई डी आर होता है, ये हमने वहां पर पढ़ा था, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है, ये हमने पढ़ा था। तो इसी का यूज करके हम यहाँ पर पोटेंशियल डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। तो आओ देखते हैं, ये है तुम्हारा सॉलिड स्फीयर, जिस पर इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ये। तो अब हमें किसी अंदर के पॉइंट पे, सपोज ये एक पॉइंट है जो यहाँ से कुछ आर दूरी पर है, इस पॉइंट का हमें पोटेंशियल बताना है कि वीपी क्या होगा, ठीक है। तो चलो आओ देखते हैं। तो हम एक्सप्रेशन क्या यूज करेंगे कि जो ई होता है वो होता है तुम्हारा माइनस डीवी बाई डी एक्स, ठीक है। तो डीवी तुम्हारा हो जाएगा माइनस डीवी बाई डी आर बेसिकली, जो डीवी तुम्हारा हो जाएगा माइनस ई
डॉट डी आर, ये हमने वैसे पढ़ा था, माइनस ई बार डॉट डी आर बार, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था। तो ये हो गया। तो डीवी तुम्हारा माइनस ई बार डॉट डी आर बार, ये कॉन्सेप्ट हमने पोटेंशियल के टाइम पे पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम बेसिकली कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, पॉइंट पी से अगर हम इस पॉइंट सरफेस का पॉइंट यहीं पर ले लेते हैं, इसी लाइन पर आगे, इसको मैं एस बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो पी से एस जा रहे हैं बेसिकली, है ना। तो वीपी से वीएस, है ना। तो ये हमारा आर की लिमिट कहाँ से कहाँ देंगे हम, स्मॉल आर से कैपिटल आर, क्योंकि इसका रेडियस तो कैपिटल आर है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा लिमिट्स कैसे दी है, यही यहाँ पे पॉइंट है, ऐसा। तो जो हमारा डीवी था वो था माइनस ई बार डॉट डी आर बार, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो हम वी पॉइंट पी से, सॉरी हाँ, पॉइंट पी से पॉइंट एस जा रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट पी हमारा क्या कहते हैं, जनरल पॉइंट है, और पॉइंट एस पे हम जा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ऐसा ना, ये तुमने फिगर में देख ही लिया था, एक बार मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ छोटा सा फिगर, एक मिनट यार, ठीक है। तो बेसिकली ये है तुम्हारा पॉइंट पी, जो कि है सेंटर से आर डिस्टेंस पर, और ये है इसी लाइन पर, अगर तुम आगे एक्सटेंड कर दो तो ये है तुम्हारा पॉइंट एस, जो कि है कैपिटल आर डिस्टेंस पर, जो कि सरफेस का पॉइंट है, ठीक है। तो वीपी से वीएस हम जा रहे हैं बेसिकली, तो हम यहाँ से लिखेंगे वीएस माइनस वीपी, और ये कितना था, इसकी लिमिट भी हम देंगे स्मॉल आर से कैपिटल आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइंड इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्यू आर बार अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का क्यूब डी आर, और इसकी लिमिट देंगे कहाँ से, स्मॉल आर से कैपिटल आर, ठीक है। तो इस माइनस को हम हटा देते हैं और इधर ले आते हैं, तो हम इसको वीपी माइनस वीएस लिख लेते हैं, और माइनस हट जाएगा फिर, क्योंकि हमने दोनों साइड माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली। तो ये तुम्हारा हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये ऐसे कॉमन जो जो क्या कहते हैं कांस्टेंट वैल्यूज है उनको बाहर निकाल लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटीग्रेशन आर डी आर, और इसकी लिमिट देंगे स्मॉल आर से कैपिटल आर के लिए, ठीक। ये बचेगा। तो यहाँ से लिखोगे वीपी माइनस वी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ये बनेगा आर स्क्वायर बाई टू, सॉरी एक मिनट, सॉरी, आर स्क्वायर बाई टू, और इसको स्मॉल आर से कैपिटल आर लिमिट देंगे। यहाँ से बनेगा वीपी माइनस वी एस तुम्हारा हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ये अंदर बचेगा तुम्हारा आर स्क्वायर बाई टू माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई टू, ठीक। अब हम इसको कुछ, जैसे हमारे पास एक ये वीएस है, तो वीएस के फॉर्म में कुछ ले आए तो मजा आ जाएगा। तो वीपी इज इक्वल टू, सॉरी ये वीपी माइनस वीएस ही रखते हैं इसको भी, वीपी माइनस वीएस इक्वल टू, वीएस की वैल्यू बेसिकली क्या है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। तो क्या हम इसको वीएस और ये वीएस बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, इस पूरी चीज को लिख सकते हैं। अंदर बचेगा तुम्हारा आर स्क्वायर बाई टू माइनस आर स्क्वायर बाई टू, ठीक। ये, तो अब यहां से लिखो वीपी माइनस वीएस इज इक्वल टू वीएस, अब ये कैपिटल आर स्क्वायर को मैं अंदर भेज रहा हूँ, तो ये बचेगा अंदर 1/2 माइनस आर स्क्वायर बाई टू कैपिटल आर स्क्वायर, ये बचेगा। अब यहां से वीपी लिख दो, तो वीएस इंटू में 1/2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस वीएस। तो बेसिकली ये बनेगा वीएस इंटू में 1/2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ से वीपी तुम्हारा निकल करके आएगा वीएस इंटू में 3/2 माइनस 1/2 आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये फॉर्म जो होता है इसका, ये हम बेसिकली याद रखते हैं। तो ये हो जाएगी तुम्हारी किसी भी इनसाइड पॉइंट के लिए वैल्यू पोटेंशियल की, तो ये तुम्हें याद रखना है। और वी एट सेंटर अगर पूछ रहा है, तो इसके लिए तुम कैपिटल आर, स्मॉल आर को जीरो रख दो, मतलब स्मॉल आर इक्वल टू जीरो रख दो। ये रखोगे तो तुम्हारा जो वी सेंटर निकल करके आएगा, इस एक्सप्रेशन में अगर रखोगे तो ये बनेगा 3/2 वी एस। ये बेसिकली वीएस के बराबर नहीं, 3/2 वीएस होता है। तो इस तरीके से हम इसको डिराइव करते हैं, तो अब हमने पोटेंशियल भी देख लिया। तो अब तुम्हारा स्फेरिकल कंडक्टर के सारे केसेस हो गए, हॉलो के भी और सॉलिड के भी, जिसमें हमने पोटेंशियल सबके लिए देख लिया है, हर तरह के पॉइंट के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख लिया है। तो यहाँ पर यही है यार। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हमने कहा था कि स्फेरिकल सिमेट्री में ना, एक तो ये हो गया कि कांस्टेंट तुम्हारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि रो तुम्हारा यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली। दूसरा केस हमने बोला था कि अगर रो वेरी भी कर रहा है, लेकिन अगर वो रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर के साथ वेरी कर रहा है, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हो, एक नोट लिख लो।
हम्म, तो नोट डाल के एक पॉइंट लिख सकते हो। खैर ये शायद मैंने पहले लिखाया हुआ है, बट एक बार फिर से लिख लो यहाँ पर। फिर हम एक आध इरोडोव के अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, आ जाओ। तो नोट लिख सकते हो कि सपोज इस तरीके का एक स्फीयर है। अरे भाई, हाँ, इस तरीके का एक स्फीयर है जिसके वॉल्यूम पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट आपकी बार ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बट रो इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल आर, मतलब स्मॉल आर के साथ ये वेरी कर रहा है। ठीक है, मतलब पर्टिकुलरली अगर इसमें कहने का मतलब क्या होगा कि अगर तुम यहां से आर डिस्टेंस पर जा करके एक ऐसा शेल लोगे, ऐसा छोटा सा डी आर थिकनेस का। ले भाई, हम्म, यार ये बन ही नहीं रहा है। हाँ, तो आर पर जाकर के ये थोड़ा सा यार समझ लेना, ठीक है, ये यूनिफॉर्म ही होना चाहिए, थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म दिख रहा है। तो डी आर थिकनेस का तुमने इस तरीके का एक शेल लिया है। तो फॉर दिस शेल जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर आर पर वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए तो वी कैन क्या कहते हैं, ये बेसिकली एक तरह की स्फेरिकल सिमेट्री है। ये हमने पहले बात कर रखी है, स्फेरिकल सिमेट्री है, बिकॉज रो इज कांस्टेंट फॉर ऑल सच स्मॉल एलिमेंटल कॉन्सेंट्रिक शेल्स। तो ऐसे तुम जितने भी आर बढ़ाते बढ़ाते शेल्स लोगे, तो हर एक शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी बेसिकली, रो तुम्हारा बेसिकली कांस्टेंट होगा। इसलिए हम इसको स्फेरिकल सिमेट्री में ट्रीट करते हैं। अब इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं वो हम देखते हैं। तो उसी के लिए हमने इरडोव के दो तीन अच्छे सवाल लिए हैं। तो तुम ये बस उतना सीधे इरडोव के सवाल कर रहे हो कि अच्छे सवाल है, ठीक है। तो फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता कि टफ या इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो तुम हर तरह का क्वेश्चन कर सकते हो। तो वो अच्छे कॉन्सेप्चुअल सवाल है, तो वो हम एक आध देखते हैं। उससे तुम्हारा ये वाला पार्ट भी तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाएगा। बाकी कांस्टेंट वाला तुमने देख लिया, जेई मेन में उससे ऊपर नहीं आता है यार, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कभी ग्राफ पूछ लेगा, कभी कुछ दे करके, मतलब एक आध वही बेसिकली फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। वो तुम्हें दो फॉर्मूला यार है, तुम जेई मेन का कोई भी स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन कर सकते हो। बट ऐसे क्वेश्चन एडवांस में आ सकते हैं, आते भी हैं। तो वो अब हम देखते हैं कि अगर आर के साथ वेरी कर रहा है तो हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारे इरडोव का क्वेश्चन भी है। हाँ, तो आओ यार अब क्वेश्चन देखते हैं। तो इरोडोव का क्वेश्चन नंबर है ये 3.25। 3.25 का मतलब, थ्री मतलब तुम्हारा चैप्टर नंबर 3, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 है इरोडोव की बुक में। और 0.25 मतलब 25th क्वेश्चन नंबर उसका। तो क्वेश्चन नोट करते हैं, इसके आगे लिख सकते हो आई इरोडोव। ठीक है, तो ये इरोडोव का 3.25 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करो। अ बॉल ऑफ रेडियस आर, अ बॉल ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरी द पॉजिटिव चार्ज, कैरी द पॉजिटिव चार्ज, कहाँ गया, हाँ, whose volume density depends, whose volume density depends only on a separation r, only on a separation small r, मतलब बेसिकली वही रेडियल डिस्टेंस, फ्रॉम द बॉल सेंटर, फ्रॉम द बॉल्स सेंटर, एज रो इक्वल टू रो नॉट जो कि कुछ एक कांस्टेंट है, ठीक है, इनटू में 1 - स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। तो इस तरीके से तुम्हारा रो बेसिकली वेरी कर रहा है। वेयर रो नॉट इज अ कांस्टेंट, वेयर रो नॉट इज अ कांस्टेंट, ठीक है, assuming the permittivities of the ball, assuming
the permittivities of the ball and the environment to be equal to unity, and the environment to be equal to unity. फाइन। तो दो चीजें पूछी हैं बेसिकली, दो क्या तीन चीजें हैं, तो फर्स्ट पार्ट में दो चीजें हैं। तो फर्स्ट पार्ट है तुम्हारा जो कि ए पार्ट है ना, कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस आर, एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस आर, both inside and outside the ball, both inside and outside the ball। ठीक है। अब बी पार्ट है तुम्हारा द मैक्सिमम इंटेंसिटी E max and the corresponding distance RM, and the corresponding distance RM। तो आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है। तो एक बार तुम खुद से ट्राई करना चाहो तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पूरा क्वेश्चन तो यार एक फ्रेम में आएगा नहीं, आई होप तुमने नोट कर लिया होगा, वरना रिवाइंड करके नोट कर लो। फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। हम्म, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ दिया है कि एक बॉल का, मतलब एक बॉल है जिस पर तुम्हारा पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। बस वही है कि रो जो तुम्हारा अब की बार वो स्मॉल आर के साथ वैरी कर रहा है बेसिकली इस तरीके से। तो इस केस में तुम्हें बताना है इनसाइड का कोई अगर पॉइंट है जो कि एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, या कोई आउटसाइड पॉइंट है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। और फिर सेकंड पार्ट में तुमसे मैक्सिमम पूछा, तो मैक्सिमम पर अभी हम बाद में आएंगे, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। इसमें तुम्हारा कोई भी फॉर्मूला नहीं चलेगा, पहली बात तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के पीछे मत भागना। वो फॉर्मूला हमने कहाँ डिराइव किया है तुम्हें पता होना चाहिए, कि वो हमने कांस्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिराइव किया है, जहां पर रो तुम्हारा एक कांस्टेंट था, बट यहाँ पर रो तुम्हारा आर के साथ वेरी कर रहा है। तो हम वो फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, बट वो जो प्रोसेस हमने किया था वहां पर, वही सेम प्रोसेस हमें यहाँ पर अप्लाई करना है और उससे आंसर निकालना है। तो आओ देखते हैं। खैर ये इस टाइप का पहला क्वेश्चन हो सकता है तुमसे ना हुआ हो, तो मैं करा ही देता हूँ। ठीक है। इसके बाद हम एक और करेंगे, और उसके बाद ऐसे दो तीन क्वेश्चन है यूट्यूब में, तो वो तुम उसके बाद कर सकते हो। तो आओ देखते हैं। तो ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कि जो तुम्हारा रो है वो ऐसा दिया हुआ है, रो नॉट इनटू में 1 - स्मॉल r/कैपिटल R। तो एक बार हम डायग्राम बना लेते हैं। तो इस तरीके का हमारा स्फीयर गिवन था। ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया। तो बेसिकली हमें किसी इनसाइड पॉइंट पर, जो कि यहाँ से r डिस्टेंस पर है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम पहले तो वही करेंगे, एक गॉसियन सरफेस लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। इस तरीके से गॉसियन सरफेस लेंगे। तो इसके लिए अगर तुम गॉस लॉ लिखना चाहो, तो यहां से लिखोगे इंटीग्रेशन ई इन डॉट डी एस, वही मतलब, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन कैसे लिखोगे, ये क्यू इन लिखना ही इसमें सबसे ज्यादा खेल है। और ऐसे ही आउट पॉइंट, अगर कोई बाहर का पॉइंट है तो उसके लिए तुम लिख सकते हो इंटीग्रेशन ई बार आउट डॉट डी एस बार इक्वल टू वही क्यू इन जो इसके अंदर अब चार्ज होगा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्यू इन हर पॉइंट के लिए लिखना हमें आना चाहिए, उससे हमारा काम हो जाएगा। पहले वो क्यू इन कांस्टेंट था तो हम लिख लेते थे, अब हम कैसे करेंगे इस क्यू इन को लिखने के लिए। तो सपोज कोई एक ऐसे ही जनरल हमने कुछ आर डिस्टेंस
एक्स डिस्टेंस पर चलो बोल देता हूँ, आर नहीं बोलता वरना तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगी। इस तरीके से हमने एक, अरे यार बेसिकली स्फीयर बनाना है यार, बन नहीं पा रहा है। हाँ ये रहा। तो एक्स डिस्टेंस पर हमने ऐसे dx थिकनेस का एक ये लिया, शेल लिया। ठीक है, ये शेल है बेसिकली dx थिकनेस का। तो इसके लिए अगर हम dq लिखना चाहें तो dq तुम्हारा कितना होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू इट्स वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर dr। तो सरफेस एरिया इनटू dr थिकनेस। तो ये हो गया तुम्हारा। इस तरीके से तुम कहीं का भी dq लिख सकते हो। तो अब हम पहले ये वाला इनसाइड पॉइंट्स के लिए सॉल्व कर लेते थे, तो इसके लिए हम क्यू इन लिखना चाहें फॉर इनसाइड पॉइंट्स के लिए, है ना, ठीक है, मतलब अभी हम इसी के लिए कर रहे हैं। तो वो तुम्हारा हो जाएगा रो इंटू में 4 पाई r स्क्वायर इंटू में dr। ठीक है, तो डी क्यू इन है ये बेसिकली, है ना। तो इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो टोटल हमें क्यू इन चाहिए, है ना। तो ठीक है। तो इसमें बेसिकली वेरी क्या कर रहा है, आर, तो आर की लिमिट हम क्या देंगे, 0 से स्मॉल आर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्यू इन इज इक्वल टू रो इंटू, मतलब जो कांस्टेंट है वो पहले बाहर निकालो, 4 पाई रो इंटीग्रेशन r स्क्वायर dr, 0 से लेकर के स्मॉल आर। ठीक, नहीं रो कांस्टेंट नहीं है ना, रो को बाहर कैसे निकाला, रो आर स्क्वायर, तो रो की भी हम वैल्यू रखेंगे। तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू इंटीग्रेशन में 0 से आर, रो की वैल्यू क्या थी, रो नॉट इंटू में 1 - r/r। तो वो रो बाहर तब निकालते थे जब कांस्टेंट होता था। अब यहाँ पर रो की हम वैल्यू रख देते हैं। ये कितना है, रो नॉट इंटू 1 - स्मॉल r/कैपिटल R। तो रो नॉट 1 - स्मॉल r/कैपिटल R इंटू r स्क्वायर dr। ये हो गया। अब कांस्टेंट बाहर निकालो, तो यहाँ से हम 4 पाई रो नॉट बाहर निकाल सकते हैं। 4 पाई रो नॉट इतना बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन 0 से आर। अब मैं इसमें मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ सिमिलरली, तो ये हो जाएगा r² - r³/कैपिटल R dr। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हमने बेसिकली इसी को लिखा है, सिंप्लीफाई किया है थोड़ा। उस r² को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और रो नॉट को हमने इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जाएगा 4 पाई रो नॉट, तो r² का इंटीग्रेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, r³/3, और माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा r⁴/4 मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, 0 से स्मॉल आर। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको तुम लिख सकते हो 4 पाई रो नॉट r³/3 -r⁴/4। तो ये हो गया तुम्हारा क्यू इन। अब गॉस लॉ लगा दो, तो ई इन डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। तो आओ देखते हैं। तो यहाँ से लिखोगे इंटीग्रेशन ई इन डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन की वैल्यू मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, 4 पाई रो नॉट r³/3 -r⁴/4r। ठीक है, यही है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको लिखते हैं, तो ये बेसिकली वही सेम डायरेक्शन है, तो ई इन इनटू में डी एस हमारा हो जाएगा 4 पाई r²। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि गॉसियन सरफेस का एरिया हमने जब अभी जो ऊपर डेरिवेशन किया उसमें भी हमने सेम काम किया है, तो ये 4 पाई r² ही होगा। ठीक है, आ जाओ। ई इन इंटू 4 पाई r² इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 4 पाई रो नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना बाहर रहेगा और अंदर रहेगा r³/3 -r⁴/4r। जो जो कट रहा है पहले काट लो, 4 पाई तो यहाँ से काट लो। ठीक है, अब इस r² को उधर लेके चलते हैं, तो ई इन तुम्हारा हो जाएगा रो नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, ये स्मॉल r² को डिवाइड कर दो दोनों में, तो उधर बचेगा r/3 -r²/4r। तो आंसर चेक कर लेते हैं, वैसे मेरे ख्याल से सही है। तो बेसिकली यहाँ से अगर एलसीएम लेना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, रो नॉट, स्मॉल आर को बाहर निकाल लिया मैंने, और ये 4 और 3 का एलसीएम होगा तुम्हारा कितना। ठीक है, अभी चलो एक एक स्टेप कम करते हैं, रो नॉट बाय r/7 नॉट, ये हो जाएगा 1/3 -r/4r। ठीक, इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा रो नॉट r/4 और 3, इसका एलसीएम हो जाएगा 12 एप्सिलॉन नॉट, और अंदर बचेगा कैपिटल आर। ठीक है, और ये हो जाएगा, चलो ऐसा एक मिनट एक स्टेप कम कर देते हैं वरना दिक्कत आएगी। एप्सिलॉन नॉट, तो इसका एलसीएम बेसिकली 12r,
तो ये हो जाएगा 3 into 4r माइनस, यहाँ 4r में क्या मल्टीप्लाई करना, 3, तो इसमें 3 स्मॉल r ये बनेगा। तो इसको तुम लिख सकते हो रो नॉट r बाई 12 एप्सिलॉन नॉट इंटू में 4 माइनस, ये बेसिकली हमने r से r डिवाइड कर दिया और ये 12 बाहर निकला था, 3 स्मॉल r बाई कैपिटल R। ये हो जाएगा इनसाइड पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आउटसाइड पॉइंट्स के लिए देखते हैं। फॉर आउटसाइड पॉइंट्स फिर वही गॉस लॉ लिखो, इंटीग्रेशन ई आउट डॉट डी एस बार इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब अगर तुम देखो ऐसे, तुम कोई आउटसाइड गॉसियन सरफेस लेते हो इस तरीके का, कोई आउटसाइड गॉसियन सरफेस है तुम्हारा इस तरीके का, तो इस गॉसियन सरफेस के लिए तुम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो तुम्हारा इनसाइड चार्ज है वो बेसिकली यहीं तक है ना, फिर ये हॉलो है जैसे हमने पहले डिराइव भी किया था। तो अब अगर हम इसी क्यू इन वाले एक्सप्रेशन में स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R रख दें, तो क्या हमें उस ऊपर वाले के लिए क्यू इन नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो तुम एक बार जैसे हमने डिराइव किया था वैसे कर लेना, फिर से पूरे गॉसियन सरफेस के लिए लिखना, तो उससे भी हो जाएगा। बट ये अब मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर हम इसमें स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R रख दें तो हमें क्यू इन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा रो नॉट कैपिटल R बाई 12 एप्सिलॉन नॉट इंटू में 4 - 3 कैपिटल R बाई कैपिटल R। ये गया 4 - 3 तुम्हारा 1 हो जाएगा, तो इसको पूरा 1 कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा रो नॉट R बाई 12 एप्सिलॉन नॉट। ठीक। अब कुछ नहीं यार, अब कैलकुलेट कर लो। तो ई आउट तुम्हारा लिख देता हूँ मैं, ई आउट और डीएस हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर स्मॉल r जिसमें रहेगा। ये हो जाएगा तुम्हारा रो नॉट r बाई 12 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सॉरी, हाँ, एक मिनट, मैंने फॉर्मूला गलत लिख लिया क्या? क्यू इन का फॉर्मूला क्या था तुम्हारा? क्यू इन ये था ना, सॉरी, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। क्यू इन तो ये है, ये गलत निकाल लिया हमने, एक मिनट, इसको पूरा हटा दो, ये पूरा गलत हो गया है। ये मैंने कहा कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो क्यू इन हम यहाँ से लिखेंगे, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या है, ये जो हमने अभी इनसाइड निकाला था, 4 पाई रो नॉट इंटू r³ बाई 3 माइनस, क्या था, हाँ, r³ बाई 3 माइनस r⁴/4r, r⁴/4r, ये था, ये 4 है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R रखते हैं तो हमें मिल जाएगा अपने इस वाले गॉसियन सरफेस के लिए क्यू इन। तो हो जाएगा 4 पाई रो नॉट कैपिटल r³ बाई 3 माइनस, ये हो जाएगा कैपिटल r³बाई 4। समझ में आया? क्योंकि ये कैपिटल r⁴ बाई ये होगा, तो ये एक r कट जाएगा, वो मैंने एक स्टेप स्किप किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 पाई रो नॉट, 4 और 3 का एलसीएम लिया अंदर, 12, तो 4r³ माइनस 3r³, तो ये बन जाएगा तुम्हारा रो नॉट, सॉरी, पाई रो नॉट r³ बाई 4, और ये कट जाएगा 3, 3 पाई रो नॉट r³ बाई 3। अब इसको हम यहाँ पे यूज कर लें, तो ठीक है, लिखते हैं। तो लिखोगे तुम ई आउट और डीएस होगा तुम्हारा 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर इक्वल टू क्यू इन होगा तुम्हारा पाई रो नॉट r³ बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से ई आउट तुम सिंपली लिख लोगे, तो ये पाई से पाई तो काट लो, ये हो जाएगा तुम्हारा रो नॉट r³ बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 3 नहीं, 12 हो जाएगा क्योंकि ये 4 भी है, तो 12 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r का स्क्वायर। ये हो जाएगा आउटसाइड पॉइंट्स के लिए, है ना। और सरफेस पे अब मैं नहीं बता रहा, बट तुम एक बार चेक कर लेना, दोनों से सेम ही आएगा, ठीक है। तो तुमने इनसाइड पॉइंट्स और आउटसाइड पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी। अब मैक्सिमम की बात कर रहा था, तो अगर तुम ध्यान से देखो, पहले आउटसाइड वाला एक्सप्रेशन देखो, ये, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, तो r बढ़ाएंगे तो हमारा ई आउट जो है वो घटेगा। तो ई आउट जो है इज मैक्सिमम फॉर सरफेस पॉइंट्स, है ना। तो सरफेस के आगे ये ऐसे घटता रहेगा, बेसिकली फॉर r इक्वल टू कैपिटल R, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ई आउट की मैक्सिमम वैल्यू अगर हम लिख लें तो वो होगी, इसमें अगर कैपिटल R रख दो तो ये हो जाएगी रो नॉट r³
बाई 12 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का, ये यहाँ पे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो, आर स्क्वायर। ये बनेगी तुम्हारी रो नॉट आर बाई 12 एप्सिलॉन नॉट। अब इनसाइड वाले की मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं। अब ये इनसाइड वाली मैक्सिमम वैल्यू या तो इससे ज्यादा हो सकती है, या तो इतनी हो सकती है, तो इससे कम हो सकती है। अगर ये इससे कम होगी तो तुम्हारी ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू यही हो जाएगी। अगर ये इस ई इन की मैक्सिमम वैल्यू ई आउट की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा होगी तो वो ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो बस हमें ओवरऑल मैक्सिमम बताना है, तो हम एक बार इनसाइड वाले के लिए भी मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ई इनसाइड का हमारा जो एक्सप्रेशन आया था वो ये था। तो ई इनसाइड का एक्सप्रेशन लिखते हैं, रो नॉट आर बाय 12 एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या जाएगा 4 - 3 r/कैपिटल आर। ठीक है, 4 - 3 r/कैपिटल आर। तो अब अपने को इसका मैक्सिमम देखना है। तो बेसिकली वही डिफरेंशिएट करना है। इसको पहले मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, रो नॉट बाई 12 एप्सिलॉन नॉट बाहर रखता हूँ, स्मॉल आर को अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, फॉर डिफरेंशिएशन की आसानी के लिए मैंने बेसिकली ऐसा कर रहा हूँ। 4 - 3 r/कैपिटल आर, 3 r² बाई कैपिटल आर। ठीक। अब तुम लिख सकते हो कि फॉर ई इन मैक्सिमम डी ई इन बाई डी आर शुड बी इक्वल टू 0। तो करते हैं, तो लिखोगे रो नॉट बाई 12 एप्सिलॉन नॉट, अंदर 4 r का डिफरेंशिएशन बचेगा 4। ये हम बेसिकली डी इन बाई डी आर लिख रहे हैं। 4 माइनस इसका बचेगा 3 r² बाई 2 r है, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा आर, 2 r, ये हो जाएगा 6 r/कैपिटल आर। और ये 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो ये तो नॉन जीरो कांस्टेंट है, इसको काट दिया। इसको बेसिकली 0 करो तो 4 = 6 r/कैपिटल आर हो गया। तो यहां से लिख सकते हो 6 स्मॉल r = 4 कैपिटल आर, यानी कि स्मॉल r = 4 r/6, यानी कि 2 r/3। तो r = 2 r/3 पर हमें ई इन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अब वो कितना है वो हम चेक कर लेते हैं। अगर वो इस वाली वैल्यू से ज्यादा है तो वो ही ग्लोबल मैक्सिमा होगा। तो ठीक है, चेक करते हैं। तो ई इन की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो हम देखते हैं। ई इन का एक्सप्रेशन क्या था अपना, रो नॉट आर बाई 12 एप्सिलॉन नॉट। लिखता हूं मैं यहाँ पे, रो नॉट आर बाई 12 एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या था 4 - 3 स्मॉल r/कैपिटल आर, 4 - 3 स्मॉल r/कैपिटल आर। ये क्वेश्चन शायद जेई एडवांस में भी आया हुआ है, सिमिलर टाइप का। बट ये अभी तो ये रूडोफ का ही है। तो अब इसमें r = 2 r/3 अपन पुट करते हैं। ये हो जाएगा रो नॉट बाई 12 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2 r/3, और अंदर आएगा तुम्हारा 4 - 3/r × 2 r/3। तो r से r गया, 3 से 3 गया, तो ये तुम्हारा बचेगा रो नॉट बाई 12 एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2 r/3, और इंटू में यहां से एक आएगा 2। ठीक, ये ठीक है। तो अब इस 2 और 2 से इसको काट दो तो 4 और 3 ये ऐसा बचेगा। तो ये तुम्हारा निकल करके आएगा रो नॉट बाय 9 एप्सिलॉन नॉट। ई मैक्स की वैल्यू आएगी, ई इन मैक्स बेसिकली ये आई। और ई आउट मैक्स थी तुम्हारी, ये बेसिकली 1 मिनट आर भी है, तो ये थी रो नॉट आर बाई 12 एप्सिलॉन नॉट। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन ये वाली वैल्यू है ना। तो बेसिकली तुम्हारा ई मैक्सिमम जो होगा वो हो जाएगा रो नॉट आर बाई 9 एप्सिलॉन नॉट एट r = 2 r/3। इसका आंसर शायद एरोडोव में गलत दिया हुआ है, तो एक बार तुम चेक कर लेना। बाकी मैंने 2 3 बार सॉल्व करके देख लिया यार, यही आंसर आ रहा था, तो यही सही होगा। ठीक है, हो सकता है बुक में गलत दिया हो। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा रो नॉट आर बाई 9 एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा r = 2 r/3 पर। तो बेसिकली हमने इनसाइड और आउटसाइड दोनों पॉइंट्स का मैक्सिमा देखा और इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अब देखो कितना अच्छा सवाल था, इसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे रिवाइज हो गए। अगर तुमने सवाल कर लिया तो तुमने स्फेरिकल वाला सारे केसेस बेसिकली जो कांस्टेंट के लिए डिराइव किया था वो भी किया तो इसी तरीके से था ना। तो इस तरीके से तुमने पूरा डिराइव किया तो वो डेरिवेशन तुम्हें पूरा याद आ जाएगा कि कैसे क्या किया। उसके अलावा फिर ये मैक्सिमम मिनिमा का भी सवाल होगा, क्योंकि जो है इसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली और उसमें भी हमने दो अलग अलग एक्सप्रेशन थे इलेक्ट्रिक फील्ड के, इनसाइड के लिए अलग, आउटसाइड के लिए अलग, तो दोनों के लिए मैक्सिमम वैल्यू लिखी और फिर जो ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू थी वो हमारा आंसर होना चाहिए था। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया। तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन था बट काफी अच्छी चीजें इसमें रिवाइज हो गई, तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन है ये।
तो आई होप तुम्हें अब ये भी क्लियर हो गया होगा कि अगर रो एज अ फंक्शन ऑफ आर दिया है तो उन केसेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद एरोडोफ का ही। तो क्वेश्चन नंबर ये है 3.26। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा ये नोटेशन का मतलब क्या है। 3.26 का मतलब थर्ड चैप्टर का 26 क्वेश्चन, आई एरोडोफ। ठीक। आ जाओ। तो क्वेश्चन नोट करो पहले। थोड़ा लंबा है, एक मिनट में। हम्म। तो क्वेश्चन नोट करो। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ बॉल of radius capital R, carrying a spherically symmetric charge, spherically symmetric charge and the surrounding space and the surrounding space filled with a charge of volume density rho equal to alpha by r। ठीक। ये है पॉइंट। वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट and r is the distance from the center, r is the distance from the center of the ball, of the ball. Find the ball's charge at which, find the ball's charge at which the magnitude of the electric field, the magnitude of the electric field, strength vector is independent, strength vector is independent of r outside the ball, of r outside the ball. How high is this strength? फिर ये स्ट्रेंथ ही बतानी है। हाउ हाई इज दिस स्ट्रेंथ, और एक लाइन ये लिखी हुई है और द परमिटिविटीज ऑफ द बॉल एंड द सराउंडिंग, द परमिटिविटीज ऑफ द बॉल एंड द सराउंडिंग स्पेस आर assumed to be equal to unity, assumed to be equal to unity। ठीक। तो एक बार ट्राई करो इसको खुद से, फिर मैं बताता हूँ।
ओ, तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि a system consists of a ball of radius capital R carrying a spherically symmetric charge and the surrounding is filled with a charge with rho is equal to alpha by R। ठीक है, तो इसके बाद बोल रहा है वेयर अल्फा इज द कांस्टेंट, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉल, फाइंड द बॉल चार्ज एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर। ठीक है, तो देखते हैं। तो इस चीज में मतलब बेसिकली ऐसा कह रहा है कि इस तरीके का एक तुम्हारे पास बॉल है। ठीक है, मेन चीज होता है इंटरप्रेट करना। रिडोफ के क्वेश्चन करने से तुम्हें यही वो हो जाएगा कि बेसिकली एडवांस में भी ये होता है, लंबी लंबी लैंग्वेज लिखी होती है, तो वो इंटरप्रेट करके तुम सही डायग्राम तक पहुंच गए, सिचुएशन को तुमने सही समझ लिया, तो तुम्हारी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि तुमने अगर अच्छे से फिजिक्स पढ़ी है तो तुम उस क्वेश्चन को कर ही लोगे। ठीक है, तो ये हुआ। ये बोल रहा है इस तरीके से स्फीयर पर कुछ एक चार्ज है क्यू जो कि हमें गिवन नहीं है। ठीक है, फिर ये बोल रहा है इसके बाहर जैसे ही तुम ये इस स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ है, इस कैपिटल आर से जैसे भी तुम आगे गए, ये जितनी भी सराउंडिंग स्पेस है ना, इसमें कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सराउंडिंग स्पेस, उसको मैं दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके से कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सराउंडिंग में, और इस सराउंडिंग चार्ज के लिए हम कह रहे हैं कि रो इज इक्वल टू अल्फा बाय आर है, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब ये बोल रहा है कि हम इस Q की कितनी वैल्यू करें, इस Q की क्या वैल्यू हो कि किसी जनरल पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस बॉल के बाहर, तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर हो। ठीक है, तो देखते हैं किसी भी जनरल पॉइंट पर, सपोज हम आर डिस्टेंस पर आए और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, वही हमारा काम रहेगा गॉसियन सरफेस बनाना इस तरीके से। ये हो गई हमारी अ, थोड़ा छोटा कर दें क्या यार। हाँ समझ जाना, कॉन्सेंट्रिक गॉसियन सरफेस है ये हमारी। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर होनी चाहिए इस पॉइंट पी पर। तो लिखते हैं, इसके लिए गॉस लॉ लिखोगे तो लिखोगे इंटीग्रेशन ई बार पी डॉट डी एस बार इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो लिखते हैं, तो ईपी इंटू में डीएस क्या होगा तुम्हारा, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अब तक तो आदत पड़ गई होगी यार। क्यू इन तुम्हारा क्या होगा, तो बेसिकली क्यू इन ही लिखने का ही पूरा फिर से गेम है। ठीक है, तो क्यू इन लिखते हैं पहले तो। ठीक है, तो क्यू इन तुम्हारा होगा, पहले तो यहां से यहां तक के पार्ट के लिए जो होगा वो तो होगा कैपिटल क्यू। ठीक है, जब तक तुम आर तक आ रहा हो तो एक तो लिख दो कैपिटल क्यू, प्लस अब ये जो उसके आगे का रीजन है, ये वाला पूरा रीजन, ये वाला, इसमें भी तो कुछ चार्ज भरा हुआ है। तो वो चार्ज कैसे है, रो डेंसिटी से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब इस रीजन का चार्ज लिखोगे। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ कुछ क्यू डैश। ठीक है, जो कि इस रीजन का चार्ज है। अब इस क्यू डैश को लिखते हैं। तो इस क्यू डैश को लिखने के लिए, क्योंकि इसका रो कांस्टेंट नहीं है, आर के साथ वेरी कर रहा है, तो वही हमें एक छोटे से सरफेस का पहले एक छोटे वॉल्यूम के लिए लिखना पड़ेगा, ऐसे एक छोटा वॉल्यूम लेकर के, मतलब बेसिकली वही शेल लेकर के। तो बेसिकली हम कुछ एक्स डिस्टेंस पर एक शेल लेंगे, वही जो हमने पहले भी किया था। ठीक है, वेरिएबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले केसेस में, तो ये एक्स डिस्टेंस पर हमने ऐसे ही एक डीएक्स थिकनेस का बेसिकली शेल लिया है, तो ये हमें बनाना पड़ेगा यार। एक मिनट, ऐसे बना देता हूँ फिर इसको बड़ा कर लूंगा। मेरे पास तो ये लिबर्टी है ना इस समय, तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें तो ड्रॉ करना पड़ेगा। अरे भाई, हाँ ठीक है, तो ये हो गया, समझ आना। ठीक है, अभी मैं बना रहा हूँ। तो ये इस तरीके से डीएक्स थिकनेस का हमने एक शेल ले लिया। तो इस शेल के लिए अगर अब हम डी क्यू लिखें, तो वो होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक, ये क्लियर हो गई होगी। तो अब हम इस चार्ज को अगर हम लिखना चाहें, तो डी क्यू था हमारा 4 पाई एक्स स्क्वायर डीएक्स, और इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा कहाँ से कहाँ तक, एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ देंगे हम, स्मॉल, ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। समझ में आया कैसे, सरफेस वाला पॉइंट कैपिटल आर पर है और फिर स्मॉल आर जहां तक हमारा गॉसियन सरफेस है, तो ये हो गया। तो अब लिखते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू डैश, बेसिकली ये डी क्यू डैश कर लो इसको। ठीक है, क्यू डैश जो हम ये क्यू डैश निकाल रहे हैं वो हो जाएगा तुम्हारा 4 पाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तुम्हारा क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3। ठीक, और इसको हम लिमिट देंगे कैपिटल आर से स्मॉल आर। ठीक है, तो क्यू डैश हमारा निकल करके आएगा 4 पाई बाई 3 इंटू स्मॉल आर क्यूब माइनस कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, तो क्यू इन यहां से अब हम लिखते हैं। ठीक है, तो क्यू इन तुम्हारा होगा कैपिटल क्यू प्लस क्यू डैश।
यानी कि कैपिटल क्यू प्लस 4 पाई बाय 3 इंटू में स्मॉल आर क्यूब माइनस कैपिटल आर क्यूब। अब गॉस लॉ लिखते हैं, तो गॉस लॉ लिखते हैं अब हम, तो वही लिखेंगे ई इन, सॉरी, ई लिख दो केवल उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह, ईपी जो हमने ऊपर लिखा था, ईपी इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इन, ये वाला पूरा लिखोगे क्यू प्लस 4 पाई बाय 3 इंटू में आर क्यूब माइनस कैपिटल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया गॉस लॉ। अब यहां से ईपी लिखते हैं, ठीक है, तो ईपी तुम्हारा बनेगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, बेसिकली ये 4 पाई आर स्क्वायर को हम उधर नीचे डिवाइड कर रहे हैं, प्लस इस वाले में तो 4 पाई था, 4 पाई कट जाएगा, बचेगा तुम्हारा 1/3 r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और अंदर जाएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस, सही किया है। एक गड़बड़ हो गई यार, करते करते यही होता है ना, ज्यादा चीजें हो तो यही हो जाता है। ये जो क्यू डैश हमने लिखा है, ये हमने केवल एरिया को इंटीग्रेट कर दिया है, ये नहीं होना था। ठीक है, यहाँ पर हमें रो इंटू एरिया करना था, बेसिकली अल्फा बाई आर, और इसमें अल्फा बाई एक्स हमें और मल्टीप्लाई करना था साथ में। मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, ठीक है, वरना बहुत लंबा चला जाएगा, तो इस तरीके से होता। तो अगर ऐसा करते ना हम, तो अब ये तुम्हारा बनता, ये पूरा काट देना, ठीक है, ये पूरा गलत हो गया है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, 1 मिनट यार। ठीक है, ये था, ये पूरा गलत हो गया था यहाँ पे। ठीक है, कोई यार ध्यान नहीं रहता ना, अब यही ऑफलाइन क्लास होती है तो इसमें थोड़ा सा ये फायदा रहता है बस, कि अगर गलती हो गई तो तुम लोग टोक सकते हो, अब मेरे को ध्यान नहीं था। अब आगे देखते हैं, चलो इसको ऐसे करेंगे हम, इंटीग्रेशन डी क्यू डैश इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्योंकि ये बेसिकली रो इंटू डीए होगा, रो डीवी होगा ना, हमने रो तो मल्टीप्लाई ही नहीं किया, पूरा सॉल्व करते चले गए। कैपिटल आर से स्मॉल आर 4 पाई अल्फा एक्स, क्योंकि ये एक्स इससे एक काट देगा ऐसा, डी एक्स ऐसा। तो अब हम लिखेंगे डी क्यू डैश, या डी क्यू डैश का इंटीग्रेशन सीधे क्यू डैश लिख देता हूँ, तो क्यू डैश इक्वल टू 4 पाई अल्फा तुम्हारा बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, और लिमिट देंगे आर से स्मॉल आर। ये हो जाएगा 4 पाई अल्फा x² बाई 2 की लिमिट रहेगी कैपिटल आर से स्मॉल आर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई अल्फा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ये होगा तुम्हारा क्यू डैश। तो ठीक है, अब वही जो हम पहले कर रहे थे, तो क्यू इन जो हमारा निकल करके आएगा, वो निकलेगा कैपिटल क्यू प्लस क्यू डैश, तो वो होगा बेसिकली कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल क्यू, हमें पता नहीं, वही हम निकाल रहे हैं, ठीक है, बाय द वे 2 पाई अल्फा इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब गॉस लॉ लिखते हैं भाई, गॉस लॉ, तो वो होगा ई पी इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, वही हमारे गॉसियन सरफेस के लिए, इज इक्वल टू क्यू इन, यानी कि क्यू प्लस 2 पाई अल्फा इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ईपी लिखते हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस 2 पाई अल्फा बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये 2 से 2 बचेगा, यहाँ से पाए गया, तो यहाँ से लिख सकते हो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो पहला टर्म बनेगा अल्फा आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जिसमें से आर स्क्वायर कट जाएगा, और प्लस, सॉरी, माइनस में एक टर्म आएगा, माइनस अल्फा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ये बनेगा। तो इसको लिख सकते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस अल्फा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस अल्फा आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये है तुम्हारा ईपी। अब
क्वेश्चन में तुम्हारे क्या बोला था कि क्यू की वैल्यू हम कितनी कर दे कि ईपी इंडिपेंडेंट हो जाए स्मॉल आर के, मतलब स्मॉल आर वाले टर्म नेट जीरो होने चाहिए। तो इन दोनों को नेट जीरो होना चाहिए। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जैसा क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस अल्फा आर स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इस चीज को जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो आर की कितनी भी वैल्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट ऑफ आर हो जाएगा और तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड हर बार केवल यही बचेगा। ये हो जाए तो इसके लिए अब हम क्या करें, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आर स्क्वायर तो कट गया पहले, एक काम करो रुको ऐसे मैं काटता हूँ। क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इक्वल टू अल्फा आर स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हो गया। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया। तो यहाँ से जो तुम्हारी क्यू की वैल्यू निकल के, और ये टू से यहाँ टू बचेगा, तो क्यू की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो होगी तुम्हारी टू पाई अल्फा आर स्क्वायर। ये हो जाएगी तुम्हारी क्यू की वैल्यू, जो कि है तुम्हारा आंसर जो तुम्हें चाहिए था। इसके अलावा तुम्हें पूछा था कि ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल ये बचेगी। तो ईपी तुम्हारी हो जाएगी हर टाइम, ईपी तुम्हारी रहेगी क्या, अल्फा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो अगर क्यू की वैल्यू इतनी रहती है तो बॉल के बाहर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी अल्फा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर है, और क्यू की वैल्यू यही होगी। ठीक है, ये हो गया। तो बस यही सॉल्व करना था। बीच में यार एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वरना थोड़ा सा जल्दी हो जाता, तो थोड़ा सा अपने को 5-6 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है यार, लेकिन अब उसको क्योंकि आज टाइम बहुत ज्यादा हो गया तो उसको अपन जो है क्या कहते हैं, मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। तुम अपने आप से ट्राई करो, मेरे ख्याल से तुम कर लोगे। और कोई दिक्कत आएगी तो हम फिर उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर हो जाए तो तुम आंसर जरूर कमेंट करना कि तुम्हारा आंसर क्या आया था इस क्वेश्चन का। तो ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं, मतलब क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। बेसिकली ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3.27 आई एरोडोफ का। तो अगर तुम्हारे पास बुक है तो मैं फिर कोई दिक्कत नहीं है यार। बाकी अगर तुम्हारे पास बुक नहीं है तो मैं इसलिए तुम्हें क्वेश्चन नोट करके दे देता हूँ ये वाला कि क्वेश्चन क्या है। बाकी इसको हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगली क्लास में। तो क्वेश्चन लिख सकते हो, अ स्पेस इज फिल्ड अप, अ स्पेस इज फिल्ड अप with a charge of with a charge with a charge with volume density rho equal to rho naught e raised to power minus alpha r cube, where rho naught and alpha are positive constants, where ये क्लियर नहीं होगा तो एक मिनट फिर से लिख देता हूँ, अल्फा आर क्यूब वेयर रो नॉट एंड अल्फा आर पॉजिटिव constants, r is the distance from the center of the system, r is the distance from the center of this system, ठीक है। find the magnitude of the electric field strength, find the magnitude of the electric field strength vector as a function of r, vector as a function of small r, investigate the obtained expression, investigate the obtained expression for the small and large values, for the small and large values of r, or that is at alpha r cube is less than 1 and अल्फा आर क्यूब इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इसको तुम अपने आप एक बार ट्राई करना, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर तुम्हारा आंसर आ जाए
तो तुम कमेंट कर सकते हो कि तुम्हारा आंसर क्या आया था। ये है तुम्हारा होमवर्क। तो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आई होप जो मैं जितना भी बताया होगा वो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। और इसमें अगर कोई भी डाउट है तुम वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख सकते हो। उसके बाद भी अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बट हाँ साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि तुम्हें किस पॉइंट पर वो डाउट आया था। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और तुम्हें मजा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो यार। और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुमसे ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट मिस आउट ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग। बाय।